Good morning students. Today we are going to discuss the fourth chapter of political science of class +2, India's external relation. तो हमने पहले जितने कई चैप्टर्स पढ़े जिसमें हमने चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन देखे थे, एक्सटर्नल रिलेशन, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश के। देखिए पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद मैंने पहले भी बोला था कि ये सारा का सारा जो टाइम पीरियड था ये सारा आफ्टर इंडिपेंडेंस था, 1947-48 से लेकर 1950 तक का। तो वहाँ पे क्या हमारे रिलेशंस थे पाकिस्तान के साथ, हम उसको डिस्कस करेंगे। वार एंड पीस विद पाकिस्तान। एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में। तो इस इंडस वाटर ट्रीटी में था, इसमें इंडिया पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा क्योंकि इंडिया को इससे सिर्फ पाकिस्तान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा क्योंकि पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा था। इसलिए इस ट्रीटी के दौरान पाकिस्तान बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस ट्रीटी से काफ़ी फायदा हो रहा था। ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखो 1965 में क्या हुआ, पूरी पाकिस्तान के सिचुएशन बता रहे हैं क्या हो रहा था उस टाइम। 1960 में पाक अटैक रैन ऑफ कच्छ, गुजरात वेस्टर्न पार्ट। अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब रहे थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1965 में पाकिस्तान ने प्लानिंग की कि वो रैन ऑफ कच्छ के ऊपर, जो कि गुजरात का वेस्टर्न पार्ट है, उसके ऊपर अटैक करेगा। और उसने इस एरिया से अटैक करने की क्यों सोची, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस एरिया से इंडिया पर अटैक करता है तो वो चारों तरफ से इंडिया का रास्ता भागने का बंद हो जाएगा, ठीक है, और इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो क्या हुआ, पाकिस्तान ने 1965 में ये प्लानिंग कर ली कि रैन ऑफ कच्छ से इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, शास्त्री जी थे उस टाइम पे इंडिया में, तो शास्त्री जी ने क्या किया, अटैक ऑन पंजाब बॉर्डर। शास्त्री जी भी अपनी चाल चल रहे थे, तो शास्त्री जी ने कहा कि अगर, शास्त्री जी ने सोचा कि अगर तो फिर इंडिया कहाँ से अटैक करेगा। शास्त्री जी ने सोचा कि इंडिया की पंजाब के बॉर्डर में से अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुछ इस तरह से देखो पाकिस्तान के साथ हमारी वार के समय पे जो वार था उसमें ऐसी सिचुएशन हो रही थी, ठीक है। तो दोनों अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे। उसके बाद देखो एक तशकंद एग्रीमेंट हुआ जनवरी 1966 में, और जो ये तशकंद एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों को लेके जो एग्रीमेंट होना था, ठीक है, ये 1966 में हुआ था। और इसी में जब इस एग्रीमेंट के दौरान शास्त्री जी की मौत हो गई थी, ठीक है। अब देखो कि पाकिस्तान में ये हालात थे, ठीक है। अब देखो कि बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश वार 1971। बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान का ये पार्ट था, ठीक है। क्या था कि यहाँ पे एक वार छिड़ी 1971 में, और ये बांग्लादेश वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1970 फर्स्ट जनरल इलेक्शन क्या हुआ, 1970 में पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए। है पूरा पाकिस्तान का, लेकिन ये जो पार्ट है बांग्लादेश वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या, पाकिस्तान में 1975 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, और उसमें क्या था, पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ठीक है। जो पाकिस्तान का फर्स्ट था दैट वाज द वेस्टर्न पार्ट, और जो सेकंड था दैट वाज द ईस्टर्न पार्ट। अब यहाँ पे भी सिचुएशन जो थी बिल्कुल अलग अलग थी। जो वेस्टर्न पार्ट था बांग्लादेश का, यहाँ पे किसके अलग अलग वो सिस्टम था, यहाँ पे अलग अलग सरकारें थी। जो वेस्टर्न पार्ट था यहाँ पे किसकी सरकार थी, अली भुट्टो की, ठीक है। और जो इसका ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पे अवामी लीग थी। अब देखो नो सपोर्ट फॉर ईस्टर्न पार्ट, किसी ने भी जो सपोर्ट था उसके ईस्टर्न पार्ट को किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। जितनी भी सपोर्ट मिल रही थी वो सारे के सारे इसकी वेस्टर्न पार्ट को मिल रही थी। देखो लिबरेशन वॉर ऑफ मिलियन, अब ये पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का था ये लिबरेशन वॉर कहलाया जाता है, ठीक है। ये पूरा वॉर बांग्लादेश में जो 1971 में हुआ उसको लिबरेशन वॉर कहते हैं। तो क्या था कि इस वार के दौरान 8 मिलियन बांग्लादेशी रीच इंडिया, 8 मिलियन के करीब जो लोग थे वो बांग्लादेश से जो चले और वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन हमने देखी कि कैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय क्या सिचुएशन थी, और पाकिस्तान ने कैसे कैसे अटैक करने की सोची और इंडिया ने कैसे सोची। उसके अलावा पाकिस्तान के जो 2 पार्ट थे, वेस्ट पाक और ईस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे किसकी अलग अलग सरकारें थी, अली भुट्टो की और अवामी लीग थी। तो अली भुट्टो की जो सरकार थी उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा था सबका, लेकिन इधर जो उसका वेस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट था, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और जो ये वार हुआ, जो लिबरेशन वार बांग्लादेश का, इसमें कई सारे बांग्लादेशी बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया पहुंच गए, ठीक है। तो ये था। अब देखिए इंडिया मोरल सपोर्ट, अब मैंने बोला था कि इंडिया की जो मोरल सपोर्ट थी, ठीक है, वो किस के साथ थी। इंडिया मोरल सपोर्ट फॉर पाक फ्रॉम यूएसए। अब यूएस से न्यूक्लियर अटैक थ्रेट, इंडिया की जो मोरल सपोर्ट थी वो पाक फ्रॉम यूएसए। अब इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, पाक को एक मोरल सपोर्ट देनी शुरू कर दी, ठीक है। और उस मोरल सपोर्ट में क्या था, यूएस से न्यूक्लियर अटैक थ्रेट। अब उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर अटैक के बारे में हम पढ़ेंगे।
जब ये हो रहा था तो यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक थ्रेट, यूएसए ने ये बोला कि अगर पाक का साथ देंगे तो यूएसए ने हर तरह से इंडिया को किस चीज़ की धमकी दी थी कि न्यूक्लियर अटैक की। अब आपको पता है कि यूएसए सबसे ज़्यादा डेवलप था और न्यूक्लियर पावर के मामले में बहुत ज़्यादा डेवलप था। तो यूएसए ने क्या किया कि इंडिया को थ्रेट दिया कि हम न्यूक्लियर अटैक आपके ऊपर कर देंगे। अब यूएसएसआर और इंडिया, अब यूएसए ने इंडिया को धमकी दी कि क्या करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो बचा कौन सा, यूएसएसआर, क्योंकि वर्ल्ड दो भाग में डिवाइड था, यूएसए और यूएसएसआर। तो यूएसएसआर और इंडिया ने मिलकर क्या किया, 20 ईयर पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, इन दोनों ने हाथ मिला लिया और इन्होंने क्या किया, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी बनाई। ये जो ट्रीटी है पहले बनी थी ट्रीटी, यहाँ पे तक्षशिला एग्रीमेंट हुआ था और एक ट्रीटी पहले बनी थी जो पाकिस्तान के फेवर में थी, इंडियाज वाटर ट्रीटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्रीटी बनी, इस ट्रीटी, ये कौन सी ट्रीटी थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। इसमें क्या था कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक दूसरे का, यूएसएसआर और इंडिया ने डिसाइड किया कि एक दूसरे का हर जगह पर हर मुसीबत में साथ देंगे, ठीक है। तो इस ट्रीटी में दोनों को ही फायदा होना था, दोनों को ये था कि हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। अब न्यूक्लियर सबमरीन हुआ, इंडियन ओशन भेज दी। यहाँ से क्या हुआ कि जितनी भी न्यूक्लियर सबमरीन थी उसे इंडियन ओशन एरिया में भेज दिया गया। अब वेस्टर्न पाक सरेंडर, अब इसमें क्या था, जब ये सारी न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया के ओशन में भेजी गई तो यहाँ पे क्या था, वेस्टर्न पाक सरेंडर, जो इसका वेस्टर्न पाक था, पाक का जो वेस्टर्न एरिया था उसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। या क्योंकि अर्लियर उससे पहले क्या था कि पूरी सपोर्ट वेस्टर्न पार्ट को मिल रही थी, लेकिन अब क्या था, यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट था पाक का, उसने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, सरेंडर कर दिया, युद्ध रुक गया, ठीक है, लेकिन सिचुएशन तो अभी भी बहुत ज़्यादा खराब थी। तो उसके बाद क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट आया। ये एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। शिमला एग्रीमेंट हुआ, इंदिरा गांधी जी ने शिमला एग्रीमेंट किसके साथ किया, अली भुट्टो जी के साथ। और अली भुट्टो वहाँ पे थी, किसकी गवर्नमेंट थी, वेस्टर्न पाक की, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने अली भुट्टो जी के साथ, जो वेस्टर्न पाक की जिसकी गवर्नमेंट अली भुट्टो की, उसके साथ एक शिमला एग्रीमेंट किया। और क्या था उस एग्रीमेंट में, 3 जुलाई 1992 बांग्लादेश फ्री। और इस एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली बांग्लादेश पूरी तरह से फ्री हो गया 3 जुलाई 1992। तो ये सिर्फ इंदिरा गांधी जी के एफर्ट्स की वजह से था कि उन्होंने एग्रीमेंट किया भुट्टो के साथ और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और इसके बाद जो इंदिरा गांधी जी की जो पोजीशन थी, जो उनकी इमेज थी, वो बहुत बढ़िया हो गई थी। इसी जो बांग्लादेश जो फ्री हुआ 1992 में, और 1992 की बात है, तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी को लोगों को इतना विश्वास हो गया था। और वो कौन सी पार्टी से थी, कांग्रेस पार्टी से। तो जैसे लोगों को हर जगह पे ये लग रहा था कि हर जगह पे कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, इंदिरा गांधी जी होनी चाहिए, उस टाइम कांग्रेस का पूरा बोलबाला था। और इंदिरा गांधी जी की जो इमेज बनी थी वो इस शिमला एग्रीमेंट के बाद ही बनी थी, ठीक है। तो अब देखो, अभी इमेज ऑफ इंदिरा गांधी फाइन। नाउ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, अभी हम इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी उसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर पॉलिसी के मामले में इंडिया कहाँ तक आगे पहुँच चुका था और कौन कौन सी कंट्रीज ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाले कि नहीं, इंडिया न्यूक्लियर पावर को यूज़ नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा किसके पास थी, यूएसए के पास, ठीक है। तो वो भी देखो कि क्या सिचुएशन थी। इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया ने 1974 में पास की। अब देखो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में, अभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, यानी 1968 में पास हुई। सिक्योरिटी काउंसिल थी, अभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थी। अब हमने यहाँ पे 3 ट्रीटी पढ़ी। फर्स्ट ट्रीटी हमने यहाँ पे ये पढ़ी थी, इंडस वाटर ट्रीटी। सेकंड हमने ट्रीटी पढ़ी थी जो ये यूएसएसआर और इंडिया के साथ हुई थी, ठीक है, पीस और फ्रेंडशिप के लिए। उसके बाद थर्ड ट्रीटी हमने पढ़ी थी, यहाँ पे थर्ड ट्रीटी हम कर रहे हैं, जो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी। ये कहाँ पे कब हुई थी, 1968 में। ये किसके लिए थी, ये न्यूक्लियर पावर के ऊपर ट्रीटी बनी थी। इसमें क्या था, इसमें 5 मेंबर थे इस ट्रीटी में। इसके अंदर 5 काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल थे, ठीक है। और ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रहे थे, नॉन न्यूक्लियर टेस्ट। इन्होंने क्या रूल बना रखा था, जो इस ट्रीटी के अंदर थे, नॉन प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 मेंबर थे। तो इन 5 मेंबर्स ने क्या कर रखा था, 5 मेंबर्स थे इसके अंदर। इन 5 मेंबर्स ने क्या था कि नो न्यूक्लियर टेस्ट, कि इनको छोड़कर कोई भी किसी भी तरह का कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कोई कंट्री नहीं करेगी, ठीक है। इस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा। लेकिन इंडिया अपोज आइडेंटिफाइड टर्म, इंडिया ने क्या किया, इस इनडेफिनेट टर्म को अपोज किया, क्योंकि ट्रीटी के हिसाब से अगर कोई भी मतलब ये था कि पूरी तरह से बैन था कि इनके अलावा कोई और, इन 5 सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया को ये बात गवारी नहीं थी, इंडिया ने इस चीज़ का अपोज किया कि अगर कोई भी नहीं कर सकता, ट्रीटी में जो रूल है वो सबके लिए बनेगा, तो इंडिया क्यों ना न्यूक्लियर टेस्ट करे। तो इंडिया ने इस चीज़ का, ये जो काउंसिल थी इसकी इस बात का विरोध किया, ठीक है। तो एक्सटेंड ऑफ एनपीटी, उसके बाद एक रूल और बना। ये 3 रूल जो थे ये इसके ऊपर ही
बने न्यूक्लियर के ऊपर। एक्सटेंड ऑफ एनपीटी 1985। अब ये जो न्यूक्लियर पावर का जो ट्रीटी था, इसको ये कहा गया कि उसको एक्सटेंड कर देते हैं 1995 तक। तो इसका भी अपोज किया गया कि 19 इतने काफ़ी लंबे समय तक एक्सटेंड कर दे कि कोई भी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करेगा ही नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसको भी अपोज किया गया कि ये भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद देखो, रिफ्यूज ऑफ साइन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इंडिया ने साइन करने के लिए साफ मना कर दिया कि अगर ट्रीटी के टेस्ट के ऊपर बैन लगता है तो हम इसके ऊपर साइन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, न्यूक्लियर टेस्ट में 1998 फॉर मिलिट्री पर्पस। लेकिन इतने सारे मतलब इंडिया के अपोज करने के बाद कि हम क्यों नहीं टेस्ट करेंगे, जब ट्रीटी में आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं करेंगे, 5 जो मेंबर्स हैं उनको भी वो किया गया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ लास्ट में, न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में सक्सेसफुली सबने किया, इंडिया ने भी किया न्यूक्लियर टेस्ट। और उसके बाद जो थे मिलिट्री पर्पस के न्यूक्लियर टेस्ट लगातार यूज होने लगा, ठीक है। तो 1998 में फाइनली न्यूक्लियर टेस्ट हुए, ठीक है। और फिर तो हर जगह पर पहले से न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, न्यूक्लियर पावर को यूज किया जा रहा था। तो देखो, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल रिलेशन। एक्सटर्नल रिलेशन हमने पहले इसका पढ़ा और अब पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। क्या सिचुएशन वहाँ की थी। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, वेस्ट पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट था यही बांग्लादेश का पार्ट था, ठीक है। तो इसमें बांग्लादेशी पार्ट के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद देखो, हमने यहाँ पे पढ़ा कि मॉरल सपोर्ट किस किस को मिल रही थी, और इंडिया यूएसएसआर ने जो ट्रीटी अपनाई थी, ट्रीटीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ा और शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट से ही सही में बांग्लादेश को आज़ादी शिमला एग्रीमेंट के बाद ही मिली, जो सिचुएशन कुछ समझी, ठीक है। और न्यूक्लियर जो पावर थी उसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और अल्टीमेटली न्यूक्लियर जो ये टेस्ट था वो मई 1998 से शुरू हो गया। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर का। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।